नमस्कार दोस्तों, ये एथिक्स की हमारी 5वीं यानी 5th क्लास है। इसके पहले हमने 4 क्लासों में ये 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। इस 5वीं क्लास में हम ये तीसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं 2 बेसिक डिफरेंस बताना चाहूँगा। हालांकि ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी 1 मिनट लेते हुए इसको फिर से देख लेते हैं। सिलेबस में एक ये वर्ड लिखा है, अभिरुचि। इसी अभिरुचि के लिए अभिक्षमता वर्ड भी यूज होता है, और एक वर्ड है अभिवृत्ति, जो हम पिछले 2 क्लासों से पढ़ते आए हैं, और उसके लिए जो वर्ड होता है वो मनोवृत्ति, ये वर्ड भी यूज होता है। अब अभिक्षमता वर्ड के लिए जो वर्ड इंग्लिश में यूज हुआ है वो है एप्टीट्यूड, और इसके लिए एटीट्यूड वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो आपको आगे ये दोनों ही वर्ड देखने को मिलेंगे, अभिरुचि और अभिक्षमता। क्वेश्चन पेपर में भी कभी कभी अभिरुचि लिख के आता है, कभी कभी अभिक्षमता। जैसे कि सिलेबस में यहाँ अभिरुचि वर्ड लिखा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में जब आयोग क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ अभिक्षमता लिखता है। सेम पेपर में यहाँ अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा जाता है तो मनोवृत्ति लिखा होता है और अभिवृत्ति भी लिखा होता है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं करना है अगर ये इस तरीके के कुछ वर्ड मिलते हैं तो। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो तीसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल। फिर इसके बाद कुछ बुनियादी मूल दिए गए हैं, जैसे सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। तो सबसे पहले हमारे लिए जो जरूरी हो जाता है वो एप्टीट्यूड का मतलब समझना जरूरी हो जाता है। एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता या अभिरुचि। ठीक है, अब इस चीज को समझने से पहले, इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले एक चीज़ समझिए। मान के चलिए कि 2 लोग हैं, ठीक है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है, बचपन से ही दोनों सिविल सेवक बनने का सपना देख रहे हैं। ए बहुत इमोशनल है, यानी भावुक है, समाज के लिए कुछ भी करना चाहता है, मतलब कुछ भी का मतलब सब कुछ करना चाहता है। लेकिन जब जिले में उसके यहाँ बाढ़ आती है तो वो लॉजिस्टिक, राशन वितरण, बचाव कार्य, इन सबको देखकर घबरा जाता है, और वह इस दबाव में निर्णय नहीं ले पाता है। बी, जो कि आईआईटी, आईआईएम से पढ़ा हुआ है, अच्छा खासा डेटा का एनालिसिस कर लेता है, डिजास्टर को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है, फाइलें निपटा लेता है। लेकिन जब कोई गरीब बुजुर्ग अपने यहाँ पेंशन उसके यहाँ लेने आता है तो उसको कोई दर्द नहीं होता है, मतलब करुणा नाम की चीज़ नहीं है। यानी उसमें क्या है कि वैल्यूज़ की कमी है, बी में वैल्यू की कमी है। अब एक इस पूरे वाक्यों को अगर देखा जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि दोनों के अंदर ही सिविल सर्वेंट बनने की क्वालिटी नहीं है। ठीक है, मैंने ये चीज़ क्यों बताई, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम सिलेबस में बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो पहले हम बेसिक इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम विद एग्जाम्पल के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभिक्षमता किसी व्यक्ति की जन्मजात और अंतर्निहित क्षमता है, जो उचित प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की संभावना दर्शाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड हैं, जन्मजात है, अंतर्निहित क्षमता है, प्लस उससे कुछ प्रशिक्षण मिलता है या अवसर मिलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लीजिए, कोई सोनार है, ठीक है, कोई भी ज्वेलर्स है या लोहार है। ठीक है, अब उसके घर में जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, वो बच्चा हो सकता है कि उस ज्वेलरी वाले काम में या लोहार का, कारपेंटर वाले काम में उसके अंदर वो पोटेंशियल हो काम करने का। लेकिन अगर उससे ट्रेनिंग मिल जाए तो वो उस काम को और बखूबी तरीके से कर पाएगा। तो एप्टीट्यूड बेसिकली क्या है कि आपके अंदर जो भी जन्मजात कौशल है, जैसे कि दक्षिण भारत के शकुंतला देवी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, अब उन्हें क्या है, मैथमेटिक्स का गॉड माना जाता है, यानी मैथ की स्किल उनके अंदर जन्मजात थी। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी सिंगर का, अरिजीत सिंह का नाम ले सकते हैं, उनके अंदर वो क्षमता जन्मजात थी। इंडियन आइडल में जब वो आते हैं, आपने शायद उनकी पुरानी वीडियो देखी हो, तो जिस तरीके से आज वो गा पाते हैं उस तरीके से वो पहले गाना नहीं गा पाते थे, लेकिन फिर भी उस टाइम के हिसाब से वो अच्छा गा रहे थे। ठीक है, लेकिन लगातार उन्होंने अपने स्किल्स, मतलब अपने क्षमता पर काम किया, यानी उसको और अप स्किल किया,
अप स्किल किया, देन आज वो इंडिया के वन ऑफ द फेमस सिंगर हैं। ठीक है, तो एप्टीट्यूड क्या होता है, मतलब आपके अंदर कौन सी जन्मजात क्षमताएं हैं। आप एक अच्छे सिंगर हो सकते हैं, आप एथलीट्स हो सकते हैं, यानी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप के अंदर कुकिंग की स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं, या आपके अंदर कुछ लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की स्किल्स अच्छी हो सकती है। तो ये जो आपके अंदर जन्मजात स्किल्स हैं, यही आपका एप्टीट्यूड है। यानी आप देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं कि वो मैथ्स में बहुत तेज होते हैं, मतलब 2 मिनट की कैलकुलेशन वो 10 सेकेंड में कर लेते हैं। लेकिन अगर यही बंदा IIT चला जाए तो हो सकता है कि उस कैलकुलेशन करने को 10 सेकेंड की जगह उसे सिर्फ 5 सेकेंड लगे। तो एप्टीट्यूड आपका बेसिकली आपके अंदर जो जन्मजात की क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं, वो आपका एप्टीट्यूड है। तो अब क्या है, भूमिका में हमें ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी है, भूमिका में हमें ऐसी डेफिनेशन लिखनी है जो किसी संगठन द्वारा दी गई हो या किसी मानक या स्थापित संस्था द्वारा दी गई हो। तो ऑक्सफोर्ड के अनुसार किसी कार्य को करने की स्वाभाविक क्षमता या किसी नई चीज को सीखने की योग्यता ही अभिक्षमता है, एप्टीट्यूड है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एप्टीट्यूड की प्रकृति क्या है। प्रकृति मीन्स नेचर, कैसा है होता है अभिरुचि का नेचर। इसमें लिखा है कि आंशिक रूप से जन्मजात और आंशिक रूप से अर्जित। ठीक है, मान के चलो कि जैसे कि मैंने अभी अरिजीत सिंह का एग्जांपल दिया, ठीक है, उनके अंदर गाने की क्षमता जन्मजात थी, लेकिन उन्होंने अपनी उस टैलेंट को और अपस्किल किया और आज वो फेमस सिंगर है। ठीक है, देन इसके बाद इसी में एक पॉइंट आप और जोड़ सकते हैं, कोई नहीं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसको ध्यान रखिएगा कि आंशिक रूप से जन्मजात होती है और आंशिक रूप से अर्जित होती है। अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड की दूसरी जो विशेषता है वो है क्षेत्र विशिष्ट, यानी डोमेन स्पेसिफिक। मतलब सभी के अंदर अलग अलग तरीके का एप्टीट्यूड होता है। मान के चलो एक घर में एक भाई है, ठीक है, ए भाई है और बी बहन है। हो सकता है कि ये ए मैथ में अच्छा हो, इसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो, बट इसकी हो सकती है जो लड़की की है इसकी सिंगिंग बहुत अच्छी हो। तो एक ही माँ बाप से पैदा हुए दो लोग बट अलग अलग डोमेन में अपनी विशिष्टता रखते हैं, यानी कोई संगीत में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है। ठीक है, देन इसके बाद आता है पूर्वानुमानक, मतलब प्रिडिक्टिव नेचर। इसका क्या है कि एक व्यक्ति की भविष्य में किसी कार्य करने या पेशा की सफलता होने की संभावना संकेत देती है। ठीक है, मान के चलिए कि कोई इंसान है जो मैथ्स में अच्छा है, तो वो मैथ्स में अच्छा है इसी वजह से उसके फादर या उसके पेरेंट्स उसको IIT भेजेंगे। कोई क्रिकेट में अच्छा है तो उसके फादर उसको क्रिकेट एकेडमी भेजेंगे ताकि वो कल को बड़ा हो और वो नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर खेले। तो मतलब प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम बचपन से ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये इस क्षेत्र में आगे जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि लोक सेवा में, तो लोक सेवा में अभिरुचि तभी सार्थक है जब वह नैतिक मूल्य और जनसेवा की भावना से जुड़ी हो। बेसिकली ये इसका मूल्य नहीं, मतलब नेचर नहीं है, ये बस चूंकि हम नैतिक एथिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं इस वजह से ये पॉइंट इसमें शामिल किया गया है। फिलहाल आप इन 4 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर अभिरुचि एप्टीट्यूड की नेचर की बात आती है तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं कि आंशिक रूप से जन्मजात होती है, डोमेन स्पेसिफिक होती है, एक ये पॉइंट रह गया कि अपेक्षाकृत स्थिर किंतु विकसित करने योग्य। मतलब आपके अंदर अगर सिंगिंग का टैलेंट है तो वो रहेगा ही ना, वो समय के साथ नहीं बदलेगा। ठीक है, अब आपके अंदर मान के चलिए कि आपके अंदर सिंगिंग का भी टैलेंट था, आपके अंदर कुकिंग का भी टैलेंट था। अब गलतीवश ये हुआ कि आपकी जहाँ शादी हुई और एकदम पितृसत्तात्मक समाज में या पितृसत्तात्मक घर में शादी हो गई, तो सिंगिंग वाला टैलेंट तो आपका ऐसे ही अधूरा रह गया। और लेकिन आपको वहाँ दिन सारा सुबह से शाम तक अपने पति अपने बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता है, तो कुकिंग वाला ही टैलेंट आपके अंदर रह गया। सिंगिंग वाला टैलेंट जो था वो धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है, हालांकि पूरी तरीके से नहीं खत्म होगा। जो महिला अपने बचपन में तो खैर महिला नहीं होती है, बचपन में जो अच्छा गाना गा सकती है तो वो अपने युवावस्था और अपने वृद्धावस्था तीनों ही अवस्था में
हालांकि जब तक उसके शरीर में दांत मतलब मुंह में दांत बचे रहेंगे तब तक वो अच्छा गाना गा सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने जो बात की वो बात की है कि एप्टीट्यूड का नेचर क्या होता है, ठीक है, विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में। तो अभी तक हमने देखा है कि अभी एप्टीट्यूड होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। अब हम इसके देखेंगे टाइप्स कितने होते हैं, और ये टाइप्स हालांकि अलग अलग होते हैं। चूंकि हम एथिक्स का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो हम एथिक्स से जोड़ते हुए इनको हम पढ़ेंगे। अब अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड का जो एक पार्ट होता है वो शारीरिक भी हो सकता है, ठीक है। लाइक कोई बच्चा है, वो बचपन से ही डंबल उठाने लगा और अपने 12th क्लास आते आते उसने एब्स बॉडी वॉडी अच्छी बना ली, तो वो उसकी फिजिकल एप्टीट्यूड है। चूँकि उसका हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं है सिविल सर्विसेज में, इसलिए वो सिलेबस में नहीं नोट्स में नहीं रखा गया। लेकिन नोट्स में तो सिर्फ अभिरुचि लिखा है, तो अभिरुचि में तो दुनिया भर की चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अभी ये मान के चलिए कि आपको सिविल सेवा का परीक्षा देनी है, और उसके लिए अभी सिर्फ हम जो ज़रूरी है सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो बात आती है कि बौद्धिक अभिक्षमता, ठीक है, पहली इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड। तो इसका आप मान के चलिए कि इसका सीधा सा मतलब है कि आप कितना लॉजिकल चिंतन कर पा रहे हैं, कितना डेटा आधारित चिंतन कर पा रहे हैं, समस्या का कितनी जल्दी समाधान, मतलब आपके अंदर टैलेंट है। देखिए टैलेंट कई तरीके का हो सकता है। टैलेंट मान के चलिए कि कोई दिमाग से बहुत तेज है, ठीक है, लेकिन जब उसको खाना बनाने के लिए कहा जाता है तो वो खाना ऐसा बनाता है कि उसे खुद नहीं पता होता है कि वो बनाने क्या गया और आखिर में उसने बना क्या दिया है, ठीक है। लेकिन वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, साइंस में बहुत अच्छा है, ठीक है, डेटा एनालिसिस उसका बहुत अच्छा है। तो बात जब हम करते हैं बौद्धिक अभिरुचि की, इंटेलेक्चुअल की, तो सिर्फ हम दिमाग तक सीमित रहते हैं, ठीक है। और वो मेंटल स्टेटस किस तरीके से आगे की चीज़ों को सहयोग कर सकता है, बाकी आपके निर्णय लेने में, तार्किक चिंतन में, निष्पक्ष निर्णय लेने में, त्वरित समाधान करने में, तो ये चीज़ होती है बौद्धिक अभिरुचि। उदाहरण के लिए मान लो कि अभी जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन या एआई गवर्नेंस के लिए कुछ अफसरों की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो किस तरीके की गवर्नमेंट अफसर ढूंढेगी? क्या ऐसे अफसर ढूंढेगी जिनको बहुत अच्छी कुकिंग आ रही है, या ऐसे अफसर ढूंढेगी जिनको बहुत अच्छी सिंगिंग आती है, या ऐसे अफसर ढूंढेगी जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है? तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार को ज़रूरत है तो वो कुकिंग वाला तो नहीं ढूंढेगी, सिंगिंग वाला नहीं ढूंढेगी, इंटेलेक्चुअल चीज़ें या इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है। और यही रीज़न है कि डे बाय डे सी सेट का पेपर, यूपीएससी की बात की जाए तो टफ होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी जैसे संस्थान को बदलते क्षेत्र के अनुसार एआई, डेटा गवर्नेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन क्षेत्रों में काम करने के लिए हाई माइंडसेट के लोग चाहिए। और यही रीज़न है कि डे बाय डे सी सेट का लेवल थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। हालांकि इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है, वो विवाद का भी विषय हो सकता है, लेकिन मान के चलिए कि गवर्नमेंट की या यूपीएससी की मंशा यही है सी सेट को टफ करने में। नो डाउट उसका घाटा भी हिंदी माध्यम के बच्चों को या जो लोकल स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है, तो अपने आप में भी गलत है फिलहाल। तो एक टाइप हमने देखा, हम बात कर रहे हैं अभिरुचि के प्रमुख प्रकार की, जो सिलेबस में हम वही पढ़ रहे हैं। तो बौद्धिक अभिरुचि एक हमने कवर कर लिया। अब हम बात आते हैं कि भावनात्मक। मान के चलिए आप बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन भावनात्मक रूप से आप बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो आप क्या प्रशासन में जब आप नीति निर्माण कर रहे होंगे, नीतियों को लागू कर रहे होंगे, तो क्या आप एक सही निर्णय ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, है ना। मान के चलो कि देश के किसी हिस्से में हिंसक दंगा भड़क गया है या कहीं भूकंप आ गया है, जैसे कि कहीं पर भी मान के चलिए, तो अफसर क्या करेगा इस टाइम पर? अगर वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर है तो वो खुद ही रोने लग जाएगा इतने लोगों को मरते हुए देखकर, या भावनात्मक रूप से उसके अंदर भावना बची ही नहीं है तो उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जब एक प्रशासक को चयनित किया जा रहा है, उसको चुना जा रहा है, तो सरकार न सिर्फ उसके बौद्धिक अभिरुचि को देखती है, उसकी भावनात्मक अभिरुचि को भी देख रही है कि वो कितना खुद को सेल्फ रेगुलेट यानी आत्म नियंत्रण करने में कितना सक्षम है, तनाव और क्रोध को नियंत्रित करने में कितना सक्षम है, उसके अंदर कितनी सहानुभूति है, करुणा कितना है, ठीक है। यही रीज़न है
कि एक ये कारण है कि एथिक्स या जीएस पेपर 4 आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, ताकि यूपीएससी या यूपीपीसीएस जैसी संस्थाएं आपकी भावनात्मक अभिरुचि को चेक कर सकें। और सी सेट पेपर, ये पेपर आपके बौद्धिक अभिरुचि को चेक करता है। ठीक है, तो नैतिक अभिरुचि तीसरा टाइप। ठीक है, तीसरे टाइप को भी चेक करने के लिए GS4 ऐड किया गया है। ठीक है, तो जब हम नैतिक अभिरुचि की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मोरल्स की, सत्यनिष्ठा। हम आगे पढ़ेंगे, अगला कीवर्ड हमारा यही है, नैतिक साहस, यानी आप नैतिक रूप से कितने मजबूत हैं। मान के चलिए कि कोई रोड बननी है और आपके क्षेत्र के विधायक ने बोला कि ये रोड हमारे यहाँ से ही बननी चाहिए, 100 रुपये आया है, 100 में से 20 तुम रख लो, 20 रुपये की रोड बना दो और 40 रुपये मुझे दे दो। अब सिविल सेवक के लिए जरूरी है कि वह नैतिक रूप से कितना मजबूत है। क्या इस 20 रुपये की डील प्लस विधायक की धमकी दोनों को इग्नोर कर पाएगा या नहीं। ठीक है, तो ये नैतिक साहस है। सेम वही दूसरा पॉइंट है, राजनीतिक दबाव से मुक्त निर्णय आप कितना ले सकते हैं। तो अभी तक हमने अभिरुचि क्या है, अभिरुचि क्षमता, आप कंफ्यूज मत करना, शायद मैं तीसरा चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ। इसका नेचर हमने देख लिया और इसके मुख्य प्रकार देख लिया। ठीक है, अब बात है कि इसी के संदर्भ में 2 कोटेशन है। मैं हर पेज में कोटेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोटेशन लिखने का रीज़न यही है कि आप इन कोटेशंस को पढ़ें, दिमाग में रखें, अपने नोट्स में रखें, या ये PDF तो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर ही कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देखते रहें कुछ। ठीक है, तो जिससे कि आप अगर रेगुलर देखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें एकदम जिरोक्स हो जाएंगी, और जब आपका परीक्षा होगी तो आप इजीली वहाँ कोटेशन मेंशन कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल्स और कोटेशंस दोनों नहीं लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, भले ही आप कितनी थ्योरी लिख दें, और थ्योरेटिकल तो पेपर आता नहीं है। खैर, हम जब PYQ करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो इसी संदर्भ में अरस्तु ने बोला था कि बुद्धि का वास्तविक विकास, वास्तविक परीक्षण केवल ज्ञान का होना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को विषम परिस्थितियों में सद्गुण यानी वर्च्यू और विवेक के साथ लागू करना है। मतलब आपके अंदर सिर्फ बौद्धिक अभिरुचि होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कि आप बौद्धिक अभिरुचि आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर भावनात्मक अभिरुचि भी जरूरी है, और नैतिक अभिरुचि या नैतिक अभिक्षमता भी जरूरी है। ठीक है, दूसरा, महात्मा गांधी ने इसी संदर्भ में कहा है कि शारीरिक शक्ति क्षमता शारीरिक शक्ति से नहीं आती, बल्कि वह अदम्य इच्छा शक्ति और नैतिक स्पष्टता से पैदा होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमने शुरुआत में किया था शारीरिक एप्टीट्यूड, फिजिकल एप्टीट्यूड किसी का बहुत स्ट्रांग है, तो इसको तो यूपीएससी या यूपीपीसीएस बिल्कुल देख ही नहीं रहा है। ठीक है, यूपीपीसीएस आपसे नहीं बोल रहा है कि आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, नहीं। तो सेम चीज़ गांधी जी बोल रहे हैं कि शारीरिक शक्ति ज़रूरी नहीं है, उसके लिए वेल पावर होनी चाहिए, भावनात्मक अभिरुचि होनी चाहिए, भावनात्मक अभिरुचि होनी चाहिए, और नैतिक अभिरुचि होनी चाहिए। तो ये 2 कोटेशन आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर ये सुशासन के लिए कोटेशन है। अगर निष्कर्ष आता है तो आप लिख सकते हैं कि अभिरुचि, हमारा अभिवृत्ति, ठीक है, और हमारे नैतिक मूल, ये जब तीनों मिलते हैं तो एक सुशासन मतलब प्रभावी और नैतिक शासन का विकास होता है। ठीक है, हम टॉपिक में आगे बढ़ें उसके पहले हमारे लिए रुचि और अभिरुचि में अंतर समझना जरूरी है। रुचि मीन्स इंटरेस्ट, अभिरुचि मीन्स एप्टीट्यूड। बहुत बारीक लाइन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। और अक्सर इंटरव्यू में या चलते फिरते आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कोई भी पूछ लेता है कि क्या अंतर है दोनों में। तो अंतर की बात करें, पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा, सरल भाषा में समझाऊंगा। किसी कार्य या विषम या गतिविधि के प्रति झुकाव या पसंद। ठीक है, और ये क्या है? किसी कार्य को सीखने और उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्राकृतिक क्षमता या जन्मजात क्षमता। अब मान के चलिए कोई ऐसा बच्चा जो 90s में पैदा हुआ, ठीक है, उसने अजय देवगन की मूवी देखी, दिलवाले मूवी देखी, ठीक है, और उसने बोला कि अब तो मैं पियानो बजाऊंगा। ठीक है, तो उसने बोलता है कि मैं अब पियानो बजाऊंगा, इंटरेस्ट हो गया उसका पियानो बजाने का। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा, 90s या 200 की स्टार्टिंग में, 2000 के स्टार्टिंग में उसने बोला कि जी, उसने देखी शाहरुख खान की मोहब्बतें मूवी, उसने बोला कि अब मैं वायलिन बजाऊंगा। ठीक है, फिर वो और बढ़ता है और
और 2015 तक हमारे अरिजीत सर का काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, या 2020 कर दीजिए, ठीक है। अब 2020 में उन्होंने अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुने और आशिकी टाइप कोई मूवी देखी, आशिकी 2, और फिर वो बोलते नहीं अब तो मैं गिटार बजाऊंगा। देन समय और आगे बढ़ता है, 2026 आता है और अब वो फॉरेन का कोई सिंगर्स के बारे में देखना सुनना चालू कर दिया, तब बोलता है मैं इलेक्ट्रॉनिक ड्रम बजाऊंगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जब वो बच्चा था पियानो की उसकी रुचि थी, जब वो बड़ा हुआ वायलिन बजाने की रुचि हुई, जब और बड़ा हुआ गिटार बजाने की रुचि हुई, और जब और बड़ा हुआ तो उसने बोला कि नहीं अब तो मैं इलेक्ट्रॉनिक ड्रम बजाऊंगा, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है आपका इंटरेस्ट परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। आपका किसी कार्य या किसी विषय गतिविधि के प्रति झुकाव, यानी आपका झुकाव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ है, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी आपका झुकाव डे बाय डे बदल रहा है। तो इसमें वही चीज़ लिखी है कि परिवर्तनशील है। अब आपको पियानो बजाना अच्छा लगा या आपको गिटार बजाना अच्छा लगा, आपने क्या किया, आपने जाके गिटार की क्लासेस ले ली, ठीक है। आपने 3 महीने क्लासेस ली और आपको गिटार बजाना आ गया, यानी आपने अर्न किया है, अर्जित किया है आपने। ये जन्मजात क्षमता नहीं थी। जब आप पैदा हुए थे तो आपके अंदर वो स्किल्स नहीं थी कि आप पैदा होने के बाद गिटार बजाने लग जाए, नहीं। आपका इंटरेस्ट हुआ गिटार बजाने का और आपने सीखा, यानी आपने अर्न किया। संकेत कि व्यक्ति क्या करना चाहता है, ठीक है। भूमिका ये कुछ करने का मोटिवेशन प्रदान करती है, ठीक है। मतलब किसी भी काम के लिए प्रेरणा दे सकती है। मान के चलिए कि अरिजीत सिंह से आप इन्फ्लुएंस हो गए तो आप सिंगर बनने के लिए बोलने लगे। वहीं किसी गली नुक्कड़ में आपको बता दिया कि डीएम के पास बहुत पावर होती है तो आपने बोला कि नहीं तो अब तो मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा। फिर आपने देखा पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पावर है तो आपने बोला कि मैं कोई पर्टिकुलर दल ज्वाइन कर लूँगा, राजनीतिक दल। तो जैसे कि आप अगर लोक सेवा में आना चाह रहे हैं, लोक सेवा में आना ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। ये अभिरुचि या एप्टीट्यूड नहीं है, ये आपका इंटरेस्ट है। तो अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अभिरुचि के बारे में हमने समझ ही लिया पूरी चीज़ें, बस थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। किसी कार्य को सीखने या उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्राकृतिक क्षमता। मान के चलिए कि आपने डिसाइड किया, हमने जो लास्ट बात अपनी इंटरेस्ट की ख़त्म की है वो हमने ख़त्म की है कि आप सिविल सर्विस में आना चाहते हैं। आपके इंटरेस्ट तो है सिविल सर्विस में आने के लिए, लेकिन अब यहाँ है सी सेट का पेपर। सी सेट का पेपर है और आप देखते हैं कि जी आपका तो एप्टीट्यूड कमज़ोर है, ठीक है। सी सेट में एक इसका फुल फॉर्म एप्टीट्यूड ही रहता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। आपने देखा कि आपका एप्टीट्यूड तो टेस्ट कमज़ोर है, तो बार बार आप सी सेट से ही रह जा रहे हैं, आपका सी सेट निकल ही नहीं रहा है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपके अंदर किसी चीज़ का इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसके लिए जो निर्धारित योग्यताएं हैं वो उसी तरीके का आपके अंदर एप्टीट्यूड भी है, ठीक है। अब सी सेट निकालने का एप्टीट्यूड तो जन्मजात ही रहता है, यानी आपका कितना अच्छा मैथ्स है, आपकी कितनी अच्छी रीजनिंग है, आपका डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है, ये सारी स्किल्स तो जन्मजात है। हाँ, नो डाउट, अगर 50% ये जन्मजात होती हैं, 50% आप किसी क्लास में या स्कूल में सीखते हैं। जो बच्चा मैथ में बचपन से इंटरेस्ट नहीं है या बचपन से ही उसके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, आप उसको कितना भी क्लास दिला दो वो एक लेवल तक सीखेगा, लेकिन एक लेवल के बाद नहीं सीख पाएगा। तो यही चीज़ है कि जन्मजात स्थायी ये बताता है कि व्यक्ति क्या करने में सक्षम है, ठीक है। अगर आपका सी सेट नहीं निकल रहा है तो ये मान के चलिए कि अगले अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल है, तो आप उसमें 3 महीने या 2 महीने काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको तो ज़रूरत पूरे 12 महीने उसमें काम करने की। और आप फिर सोच रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम से 2 महीने पहले मैं उसकी तैयारी कर लूँगा और हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। देन ये कार्य कुशलता सुनिश्चित करती है, कहने का मतलब कि आप कितना कुशल तरीके से काम कर रहे हैं। मान के चलिए आपको एसडीएम बना दिया गया और आपका अगर एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप सेम टाइम पर मॉब को भी मैनेज कर लेंगे, आप सेम टाइम पर दंगा या हड़ताल हो रही है उसको भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन इंटरेस्ट है आपका गाना बजाने या खाना बनाने में तो आप नहीं मैनेज कर सकते, तो ये अंतर है। और लास्ट, निर्णय क्षमता, विश्लेषणात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल। तो ये सारी बातें तो हमने कर ही ली हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है कि प्रशासनिक नियतार्थ क्या है दोनों के। तो प्रशासनिक नियतार्थ ये है कि जब आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट है आईएएस बनने का, लेकिन आपका एप्टीट्यूड नहीं है आईएएस बनने का,
इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन एप्टीट्यूड, तो आप भ्रम में जीते रहेंगे, यानी आपके अंदर भ्रमित उत्साह बना रहेगा। आपको प्रेरणा मिलेगी, रोज सुबह उठेंगे बोलेंगे कि अब तो मैं अगले साल आईएएस बन गया, उत्साह होगा, लेकिन आवश्यक क्षमता का अभाव होता है और लास्ट में आपको निराशा और असफलता ही मिलेगी, रेदर देन कि आप उस चीज़ पर काम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा, मान के चलिए कि आपके अंदर एप्टीट्यूड बहुत है, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, लेकिन रुचि बिल्कुल नहीं है, घर वालों ने आपको बस डीएम बनने भेज दिया है, तो कोई काम ही नहीं होगा। आप क्लास जाएंगे, क्लास में पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप घर आएंगे, घर में पढ़ने का मन नहीं लगेगा, तो एक उबाऊ जिंदगी हो जाएगी। तो क्षमता तो है, लेकिन कार्य करने के प्रति रुचि या भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है, जिससे कार्य उबाऊ और नीरस सा लगता है। तो सिंपल सा अगर बात इसमें आती है जुड़ी हुई निष्कर्ष लिखने की, तो ये 3-4 लाइन का निष्कर्ष है, ठीक है, कि जब भी एक सिविल सेवक के लिए उसकी रुचि और अभिरुचि यानी इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में अलाइनमेंट होना चाहिए, मतलब दोनों एक ही रेखा में होनी चाहिए, ठीक है। रुचि, जटिल समस्याओं को सुलझाने की अभिरुचि जब एक साथ होती हैं तो प्रशासन में सत्यनिष्ठता, कार्यकुशलता का जन्म होता है और यहीं से गुड गवर्नेंस आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार आयोग द्वारा, यूपीएससी द्वारा भी, यूपीपीसीएस द्वारा भी, ये 5 नंबर यूपीएससी 5-5 नंबर के 2 कीवर्ड दे देगा, अभिक्षमता, योग्यता दे देगा, कौशल या अभिवृत्ति दे देगा, ये 4-4 नंबर का दे देगा। तो इन कीवर्ड्स का मतलब भी आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए, मतलब क्या बेसिकली डिफरेंस है, जिसमें से हम देखो 2-3 पर तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमने अभिक्षमता पर बात कर लिया, हमने अभिवृत्ति, पिछले 2 क्लासों से हम अभिवृत्ति ही पढ़ रहे थे। अब बस योग्यता और कौशल देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभिक्षमता और योग्यता, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभिक्षमता जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि जन्मजात होती है, केंद्रित क्षमता होती है और अभ्यास करने से इसका विकास होता है। मान के चलिए कि आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसकी उंगलियों की बनावट और जब भी वो किसी सुर को सुन रहा है, सारे गामा टाइप के किसी भी चीज़ को सुन रहा है, तो उसी के अनुसार रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे चलकर ये बहुत अच्छी ढोलक, बहुत अच्छा गिटार बजा सकता है। तो बेसिकली ये वर्तमान क्षमता है, ठीक है। खैर, तो आप ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। उदाहरण आपके पास समस्याओं के लिए एक स्वाभाविक अभिक्षमता है, ठीक है। योग्यता की बात करते हैं। योग्यता क्या है कि कार्य को करने या स्थितियों के संभालने की क्षमता, ठीक है। तो कहने का मतलब जब अभिक्षमता होती है और उसी अभिक्षमता में कुछ अगर ट्रेनिंग वाला इनपुट शामिल हो जाए तो आप योग्य हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, आपका सीसेट भी अच्छा है, आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, लेकिन बार बार 1 या 2 नंबर से रुक जा रहे हैं, यानी आप हर चीज़ रख रहे हैं, 1-2 नंबर से रुक जा रहे हैं, इसलिए आपको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। ट्रेनिंग नहीं मिल रही है तो लोग आपको योग्य नहीं समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके अंदर जो टैलेंट है, उसी टैलेंट को किसी, मतलब टैलेंट मान के चलिए 10 चीज़ों का टैलेंट है, 10 चीज़ों का टैलेंट है और किसी एक टैलेंट को में स्किल्स प्रोवाइड की गई, कौशल दिया गया, और जब कौशल दिया गया तो ये क्षमता जो थी वो और विकसित हो गई, तो आप योग्य हो गए, ठीक है। नैतिक नीति शास्त्र के संदर्भ में ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी योग्यता का अगर आप जनरल मतलब निकालेंगे तो योग्यता अलग अलग होती है, शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता और शैक्षणिक योग्यता, तो वो अलग स्थिति हो गई, उससे मत इसको कंफ्यूज करना, क्योंकि हम नीति शास्त्र में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ अलग रहने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपकी वर्तमान क्षमता होती है कि आप वर्तमान में कितने सक्षम हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कौशल। कौशल क्या है कि किसी भी चीज़ को अच्छी तरह लगातार करने की सीखी हुई क्षमता। मान के चलिए कि कोई मैकेनिक है या प्लम्बर है, प्लम्बर आपके यहाँ आया, उसने सिर्फ पाइप को देखा दूर से, पाइप में लीकेज था या पाइप में जहाँ ड्रेनेज सिस्टम था कहीं ना कुछ लीक था या तो फिर कहीं ना कुछ फंसा हुआ था, उसने पाइप को देख के बता दिया कि यहाँ पर ये दिक्कत है। इलेक्ट्रीशियन आया,
उसने सिर्फ स्विच बोर्ड का एक स्विच दबाया और ये स्विच बोर्ड का स्विच दबाते ही उसने बता दिया कि ये दिक्कत है। इन दोनों को ये स्किल्स कहाँ से मिली या ये एक्सपीरियंस कहाँ से मिला? लगातार वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात होती है कि जैसे कि अभी आप देखते होंगे ना कि कई सारी सरकार की स्कीम्स हैं। स्कीम्स में जैसे स्किल इंडिया मिशन या पीएम विश्वकर्मा योजना, इसमें क्या उद्देश्य है कि सरकार देखती है कि किसी के अंदर कौन सी अभिक्षमता है। मान के चलिए एक लोहार है, उसके अंदर कारपेंटर की अच्छी खासी एप्टीट्यूड है, मतलब टैलेंट है उस चीज़ का। कोई इलेक्ट्रीशियन है या कोई टेक्नीशियन है जिसे मोबाइल सुधारने की बहुत अच्छी समझ है। तो अब सरकार क्या कर रही है? सरकार ऐसे लोगों को पकड़ रही है और स्किल इंडिया मिशन, कौशल भारत विकास योजना या पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देन वो एक आगे ग्लोबल एक्सपर्टीज़ के लेवल तक उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनके अंदर क्षमता तो है बट उनको और प्रशिक्षण देकर एक उस काबिल बनाया जा सके। तो कौशल का क्या मतलब है? अभी क्षमता यानी आपका टैलेंट और प्लस ट्रेनिंग। टैलेंट और ट्रेनिंग जब ऐड हो जाती हैं तो वो कौशल आपका कहलाता है। या किसी कार्य को जब आप लगातार कर रहे हैं तो वो जो अर्जित क्षमताएं हैं वो आपकी कौशल कहलाती हैं। अभिवृत्ति तो इसमें तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किसी की चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया, कैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई पेड़, कोई फूल अगर पेड़ में लगा है, किसी को पेड़ में लगा हुआ फूल सुंदर लग रहा है, कोई फूल पेड़ से तोड़ के ला रहा है और फिर उसकी सुंदरता देख रहा है, तो दोनों का अलग अलग नज़रिया है, ठीक है। तो इसका जो तर्क है पहले वाले का, उसने कहा कि फूल की सुंदरता दरअसल तब तक है जब तक वो पेड़ में लगा है। दूसरे ने बोला कि नहीं, फूल की सुंदरता तब है जब वो मेरे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के हाथ में है। तो दोनों अपनी जगह अलग अलग हैं। वही है सीधा सा एक सिंपल सा एग्जांपल कि एक ये गिलास है जो पानी से आधा भरा है, तो किसी का नज़रिया हो सकता है कि ये गिलास आधा खाली है, किसी का नज़रिया हो सकता है ये गिलास आधा भरा है, ठीक है। तो ये नज़रिया हो गया। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे मेन जो आपके लिए यहाँ ज़रूरी था, वो था रुचि और अभिक्षमता में अंतर, यानी इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में अंतर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये लास्ट लाइन जो लिखी है इसको एक बार और आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। अभिक्षमता आपकी क्षमता है, योग्यता वो है जो आप कर सकते हैं, और कौशल वह है कि आप कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मतलब एक कारपेंटर है, कारपेंटर को सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ट्रेनिंग दी। अब वो कारपेंटर की जो पहले फिनिशिंग थी, अब ट्रेनिंग के बाद वो और अच्छी फिनिशिंग आने लगी। तो यानी अब उसका टैलेंट या और कौशल जो पहले था उससे दुगना हो गया अब, ठीक है। तो अब बात आती है कि अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड का सिविल सर्विसेज में क्या योगदान है, क्या फ़ायदा होगा अगर कोई किसी के अंदर एप्टीट्यूड है तो उसका सिविल सेवा में क्या योगदान है। तो इसमें जो योगदान आएगा वो हम 3 स्तरों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो रहने वाला है यहाँ पर कि सामाजिक क्षेत्र में क्या है, दूसरा नीतिपरक क्षमता में क्या योगदान है, तीसरा पेशेवर यानी प्रोफेशनल लाइफ में क्या योगदान है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में हम अलग अलग डायमेंशंस में पढ़ेंगे, क्योंकि सिविल सेवक को इन्हीं क्षेत्र में काम करना होता है। सबसे पहला सामाजिक के 4 कंपोनेंट्स हैं, नीतिपरक के भी 4 कंपोनेंट्स हैं, और पेशेवर क्षमता के 3 कंपोनेंट्स हैं। तो एक एक कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो देखिए, अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है तो सिविल सेवा में इसका क्या फ़ायदा होगा। आप प्रभावी संचार और पारस्परिक कौशल, ठीक है, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौशल का मतलब संचार, मतलब कौशल यहाँ लिखा हुआ है तो इसको संचार के संदर्भ में देखिएगा। तो हितधारकों और जनता के साथ मजबूत संबंध बनाने की क्षमता, यानी आपके अंदर अगर एप्टीट्यूड है तो आपके एरिया में जितने भी स्टेक होल्डर है, जनता है, उनके साथ आप बेहतर संबंध बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मणिपुर यानी एमएन के एक आईएएस ऑफिसर थे, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि मतलब जो वहाँ का एक रिमोट एरिया था वो मेन शहर से काफ़ी दूर था, 101 किलोमीटर दूर था। तो उन्होंने क्या किया कि जनता से ही पैसा कलेक्ट किया,
खुद का भी सैलरी डोनेट की, और मतलब एक जनता की रोड, पीपल्स रोड बनाई उन्होंने इस सब कुछ करने से। हालांकि इसके पहले वो काफ़ी बार सरकार से इसके लिए फंड मांग चुके थे रोड के लिए, लेकिन उनको फंड नहीं मिल पाया। तब उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर ही जाके और एक क्राउड फंडिंग के तहत वो रोड बनवाई। ठीक है, तो ये उनके अंदर का एप्टीट्यूड था, उनके अंदर की वो टैलेंट थी कि जिसकी वजह से वो ना सिर्फ प्रभावी संचार स्थापित कर पाए, बल्कि लोगों को कन्विंस भी कर पाए कि आप ऐसे ऐसे काम करो तो ऐसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं, और वो रोड आज बन के तैयार है। तो इसी के संदर्भ में गांधी जी ने बोला कि एक सौम्य और प्रेमपूर्ण तरीके से भी आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, और यही रीज़न है कि आज हम इनका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फिर दूसरा, सामाजिक क्षमता हम देख रहे हैं, सोशल, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या फ़ायदा है? टीम वर्क और सहयोग। ठीक है, उदाहरण के लिए मान के चलिए कि कोविड का टाइम है, आपके ज़िले में कोविड फैला हुआ है। अब डीएम, एसडीएम, वहाँ के जितने डॉक्टर्स हैं, जितने वहाँ की आशा वर्कर हैं, एएनएम हैं, जो भी हैं, वो सब कलेक्टिव होकर, और डीएम मेन लीडर की भूमिका निभा रहा है, ये सब कलेक्टिव होकर काम कर रहे हैं, और कोविड की जितनी भी गाइडलाइंस है, लॉकडाउन की जितनी भी गाइडलाइंस हैं, उसका एक फॉलो कर रहे हैं और इनोवेटिव तरीके से उस महामारी को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनका एप्टीट्यूड है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब कुछ कर पा रहे हैं। तो यही लिखा है कि विभिन्न विभागों और टीमों के बीच समन्वय स्थापित कर लक्ष्य प्राप्त करना। तो इसी मार्कस ऑरेलियस ने इसी संदर्भ में बोला है कि हम सब एक दूसरे के सहयोग के लिए बने हैं। ठीक है, इसी संदर्भ में हम तीसरा देखते हैं पॉइंट जो है वो है सांस्कृतिक संवेदनशीलता। इसमें मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है, आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश की एक आईएएस ऑफिसर थे, उनका नाम था दिव्या देवराजन। ठीक है, अब क्या था कि वो जिस जगह उनकी तैनाती थी तो वहाँ गोंडी भाषा बोलते थे, गोंडी भाषा लोग। अब इनकी लैंग्वेज, दिव्या देवराजन की, और जनजाति समुदाय की लैंग्वेज अलग थी। अब इसकी वजह से उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने ये गोंडी लैंग्वेज सीखी। जब उन्होंने वो लैंग्वेज सीख ली तो जाके इन्हीं से गोंडी भाषा में जनजाति समुदाय से बात करने लगी। अब इससे क्या हुआ कि जब सेम भाषा में बात कर रही हैं, उनके प्रति जो भी डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम्स हैं उनको बता रही हैं उन्हीं की भाषा में, तो एक टाइम के बाद ये हुआ कि ये दोनों आपस में, मतलब प्रशासन और समुदाय आपस में मिलकर आगे काम करते हैं और उस क्षेत्र में डेवलपमेंट होती है। तो ये आपका एप्टीट्यूड है, आप चीज़ें कितनी जल्दी सीख ले रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी सीखने की क्षमता, आपकी कितनी जल्दी किसी चीज़ को सीखने की क्षमता है, ये आपका एप्टीट्यूड है कि आपने बहुत जल्दी भाषा सीखी और सीखने के बाद विभिन्न समुदाय और संस्कृतियों का सम्मान किया, और सम्मान के साथ साथ आपने अपना जो उद्देश्य था वो भी पूरा किया। इसी संदर्भ में नेल्सन मंडेला ने बोला है कि किसी से उसकी भाषा या संस्कृति में बात करें तो वह उसके सीधे दिल में उतरती है। फिर चौथा, सार्वजनिक भाषण, प्रेरक संचार। ठीक है, मतलब जनता को जागरूक। इसमें सिंपल सा है, मान लो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और आपको जाके किसी ग्रामीण क्षेत्र या किसी तहसील में जाके आपको भाषण देना है, और आप वहाँ गए हैं, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो वो स्वच्छ भारत मिशन या डिजिटल इंडिया पहल, जो भी उद्देश्य आपको पूरे करने हैं, वो तो हो ही नहीं पाएंगे जब आप इसके काबिल ही नहीं है तो। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में अरस्तु ने बोला है कि शब्दों की दुनिया को बदलने की ताकत होती है, मतलब शब्दों में बदलने की दुनिया की ताकत होती है, बशर्ते सही चरित्र, भावना और तर्क का संतुलन हो। तो एप्टीट्यूड का हमने सामाजिक क्षेत्र में ये 4 कंपोनेंट्स देखे। अगर देखिए क्वेश्चन आपका किसी भी क्षेत्र में जुड़ा हुआ आ सकता है, एप्टीट्यूड का सामाजिक क्षेत्र में आ सकता है, एप्टीट्यूड का आपका राजनीतिक में भी आ सकता है, नीति शास्त्र के संदर्भ में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या है कि 3-4 क्षेत्र को जब पढ़ लेंगे तो हमारे पास 10-12 पॉइंट्स होंगे, और वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ आ जाए, हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगे और हमारे पास कोटेशंस होंगी, और हम इजीली पेपर को टैकल कर पाएंगे। तो वापस आते हैं, सामाजिक क्षेत्र हो गया, नीतिपरक क्षमता, यानी एथिकल डेवलपमेंट्स कैसे होंगे।
तो इसमें क्या है कि आलोचनात्मक सोच और नैतिक निर्णय, ठीक है, नैतिक निर्णय। मान के चलिए कि आप डीएम हैं या एसडीएम है और किसी क्षेत्र में आप बुलडोजर चलाने चले गए, अवैध अतिक्रमण है, लेकिन ठंड का मौसम है और बेचारा एक घर है जिसमें सिर्फ बुजुर्ग दंपत्ति मीन्स बुढ़े और बुढ़िया 2 लोग रह रहे हैं। तो आप क्या, मतलब रात में आप गए, चूंकि रात में गए जिससे जनता विरोध ना कर सके, तो आप क्या करेंगे? उस घर में बुलडोजर चला देंगे या दूसरा कोई माध्यम ढूंढेंगे सहायता करने का, या आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे? 3 विकल्प हैं आपके पास। तो इन 3 विकल्पों के बीच में आप कैसा नैतिक निर्णय लेते हैं, तो ये आपका एप्टीट्यूड डिसाइड करता है। ठीक है, सुकरात ने इसी संदर्भ में बोला था, बिना आत्म परीक्षण और आलोचनात्मक सोच के जिया गया जीवन जीने योग्य नहीं होता है। मतलब आप जो काम करने जा रहे हो, आप किसी की झोपड़ी गिराने जा रहे हो और आप एक बार भी नहीं सोच रहे हो, तो फिर ऐसे जीवन जीने से क्या फ़ायदा। फिर दूसरा एप्टीट्यूड है, तो आप सहानुभूति करुणा की भावना, कमज़ोर वर्गों की आवश्यकताओं को आप समझेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ के एक फेमस केरल के एक फेमस IAS ऑफिसर रहे हैं प्रशांत नायर। ठीक है, अब इन्होंने मतलब जनता और कलेक्टर इसके बीच प्रभावी संबंध स्थापित हो सके, तो इन्होंने बोला कि मेरे को कोई ऐसा डीएम नहीं बोलेगा, मेरे को कलेक्टर ब्रो बोलो, ब्रो। ठीक है, जिससे कि आम जनता से जुड़ा जा सके और लोगों के साथ एक प्रभावी संचार हो सके। तो बुद्ध का इसी संदर्भ में कथन आप याद रखना, करुणा से बढ़कर कोई दूसरा नैतिक मार्ग नहीं होता। फिर तीसरा नैतिक नेतृत्व और निर्णय लेना, यानी कठिन दुविधाओं में सत्यनिष्ठा का आदर्श प्रस्तुत करना। तो इसका जैसे देखें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कुछ भी एक सिचुएशन आप दिमाग में रखिए कि कोरोना टाइम में आप जब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं टूट रही थी, तो कई ऐसे ऑफिसर्स थे, डॉक्टर्स थे जिन्होंने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ कितने यूज़ करने हैं उस पर पूरा नज़र बनाए रखी। तो यही है कि आपका अंदर एप्टीट्यूड है तो आप नैतिक नेतृत्व कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। सैद्धांतिक रुख अपनाना और अनैतिक आचरण का विरोध करना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपका जैसे अशोक खेमका का नाम आप ले सकते हैं, तुकाराम मुंडे। ठीक है, अब इनका भी 15 साल की कैरियर में इनका दर्जनों बार ट्रांसफ़र हुआ, इनका तो 100 बार ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, तो अब हम पेशेवर क्षमता में देखते हैं कि क्या रोल है एप्टीट्यूड का। तो इसमें आता है कि आपका निरंतर अधिगम, मतलब लर्निंग, आप सीख रहे हैं चीज़ों को। अब मान के चलिए आपने BA से पढ़ाई की है और आप जाके DM या SDM बन गए हैं और आप AI रोबोटिक्स के क्षेत्र में आपको काम करना है, बट आपको चीज़ें आ ही नहीं रही हैं। लेकिन अगर एप्टीट्यूड है तो कंटिन्यूस लर्निंग आप करते रहेंगे, और यही रीज़न है कि सरकार ने मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया है। मिशन कर्मयोगी क्या है? मतलब सिविल सेवकों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, सॉरी, तो उनको निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो इसी के लिए आपका आई गॉट प्लेटफॉर्म भी है। सेकेंड, अगर एप्टीट्यूड है तो समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक सोच डेवलप होगी। इसी संदर्भ में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है कि हम समस्याएं उसी सोच से हल नहीं कर सकते जिससे हमने उन्हें पैदा किया हो। ठीक है, आगे बढ़े तो रणनीतिक योजना और संगठनात्मक प्रबंधन। अब ये क्या मतलब है? मतलब यही है कि जैसे लोक सेवक है तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि मेरी यहाँ पोस्टिंग सिर्फ 5 साल है तो मैं 5 साल तक जितना भी फंड है उसको दबा के यूज़ कर लूँ, या कुछ ऐसा काम है जो टाला जा सकता है अगले कुछ सालों के लिए तो मैं उसको तब तक के लिए टाल देता हूँ। जो नया यहाँ पर आएगा प्रशासनिक अधिकारी वो अपना खुद ही देखेगा। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशनल एक तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए मतलब देख लीजिए कि एक संदीप कुमार तमिलनाडु के एक IAS ऑफिसर थे। क्या नाम था? संदीप कुमार। ठीक है, अब वहाँ की एक नदी सूख रही थी
तो इन्होंने क्या किया, मनरेगा के वर्करों को जोड़ा और उसका पुनरुद्धार किया। अब जाहिर सी बात है, उन्हें पता था कि वो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाले हैं शायद, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस क्षेत्र पे काम किया, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल मैंने काफ़ी प्रशासकों के यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन किए हैं, कोटेशन हर लाइन हर पॉइंट में लिखी हुई है। तो कंटेंट के मामले में कोई कमी नहीं है आपके सामने, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना सरल से सरल तरीके से आपको चीज़ें समझा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। फिर यह है कि सिविल सेवा के मूलभूत मूल्य, सत्यनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, लोक सेवा के प्रति समर्पण। तो ये बेसिकली वो मूल हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मूल है, जो सबसे पहली वैल्यू है, वो है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठता। तो हम सबसे पहले आते हैं सत्यनिष्ठता पर। ये जो सारे मूल हैं, इसके साथ 3 यहाँ पर मेंशन है, 3 के साथ साथ और भी 5-7 वैल्यूज़ इसमें और जुड़ेंगी, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हम जब ये खत्म हो जाएगा तो PYQ देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हाँ, क्वेश्चन इन्हीं जो मूल है, मोरल वैल्यूज़ हैं, यहीं से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए आपके टॉपिक में ना 8 टॉपिक हैं। 8 टॉपिक्स में एक तो दार्शनिक विचारकों वाला और एक केस स्टडी वाला। अगर टॉपिक छोड़ देते हैं तो लास्ट ईयर UP PCS के पेपर में शायद एक ही केस स्टडी आई हुई थी, 20 सवाल थे, तो 19 सवाल कहाँ से आए हैं, इसी पोर्शन से आए हैं। टॉपिक बचे 6, तो हर टॉपिक से 3 सवाल या 2 सवाल तो आ ही रहे हैं हर साल। तो ये आपका बस ये मान के चलिए कि ऐसा सिलेबस है या ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें कि अगर 2 दिन आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं, 2 डेज़, और मेरी कोशिश भी है कि मैं 2 दिन में आपका एक टॉपिक ख़त्म करूं, सिर्फ ख़त्म ही ना करूं, प्रॉपर सारे डायमेंशंस कवर करते हुए उसको ख़त्म करूं। तो 2 दिन पढ़ के अगर 2 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट है, ठीक है, क्योंकि आपने 2 दिन पढ़ा और यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिले और सिर्फ 1 घंटा पढ़ा। खैर, हम बात कर रहे थे मोरल वैल्यूज़ पर। तो मोरल वैल्यूज़ में सबसे पहली है सत्यनिष्ठता, ठीक है। तो बात करते हैं सत्यनिष्ठता क्या है। तो सीधा सा एक पहले तो ये फॉर्मूला देखिए, सत्यनिष्ठता क्या है। विचार, वचन और कर्म, जब तीनों में सामंजस्य हो तभी आप सत्यनिष्ठ बन पाएंगे। एक शायद कबीर दास ने इसमें एक लाइन बोली थी, ठीक है, लाइन का नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ, उनका शायद उन्होंने बोला था कि जैसे कि था कि मन अंते चित अंते जियरा रहत उदास, मतलब मन अलग है, चित्त शरीर अलग है, जब ये दोनों अलग है तो आपका हृदय उदास रह रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि जब आपके जो विचार हैं, आपके विचार आ रहा है कि चोरी करना गलत है, आपने के मन में ये विचार आया, आपने अपने घर में छोटे भाई अपने दोस्तों को बोला चोरी नहीं करनी चाहिए। अब क्या हुआ कि शाम को जैसे ही घर में आपके पिताजी आते हैं और उनके जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं, उन पैसों में से आपने 500 का एक नोट निकाल लिया, यानी 500 की चोरी कर ली। या आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपने देखा कि कोई बहुत कीमती चीज़ थी, आपने चुपचाप उसको चुरा लिया। यानी आपके विचार अलग, वचन अलग थे, लेकिन आपका कर्म अलग हो गया। अब आप चोरी करके तो आ गए घर में, लेकिन क्या आप चैन से सो पाएंगे? नहीं, क्योंकि दिमाग में कुछ और है, कर्म कुछ और किया है आपने। तो सिंपल सा सीधा सा मतलब है कि जब ये तीनों चीज़ें, विचार, वचन और कर्म, एक लाइन में होते हैं, आप जो सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, वो जब एक ही तरीके होते हैं, तब आपको सत्यनिष्ठता आपके अंदर मूल डेवलप हो पाएगा। तो व्हाट आई थिंक, व्हाट आई से एंड व्हाट आई डू, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो सिंपल इसकी वही डेफिनेशन है कि सत्यनिष्ठा वह नैतिक गुण है जिसमें व्यक्ति के विचार, वचन और कर्म एक रूपता होती है। C.S. लुईस द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। अगर भूमिका में लिखने के लिए आता है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी कोई टॉपिक आएगा तो मैं 2
डेफिनेशन मैं आपके लिए वहाँ सामने रखता हूँ। पहली डेफिनेशन सिंपल जेनेरिक डेफिनेशन, दूसरी किसी मोरल थिंकर्स की डेफिनेशन। तो आपको मोरल थिंकर्स की डेफिनेशन लिखनी है। तो सत्यनिष्ठा का अर्थ है आपके विचारों, वचनों और कर्मों में एक रूपता होनी चाहिए। हालांकि डेफिनेशन में कुछ डिफरेंट यहाँ पर इन्होंने कुछ बोला नहीं है, बस इतना है कि जब आप लिखेंगे तो इनका नाम कोड कर देंगे C.S. लुईस द्वारा। सत्यनिष्ठा के बारे में ये बोला गया है, बात खत्म। एग्जामिनर भी पढ़ेगा, वो थोड़ा सा आधा नंबर आपको 0.5 नंबर भी उसने आपको ज़्यादा दे दिया, और इस तरीके से हर क्वेश्चन में करते करते आपको 10 नंबर या 12 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। तो 10-12 नंबर एक पेपर में और बाकी पेपर में इस तरीके से होता है, तो आप बहुत ज़्यादा गैप ले सकते हैं। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा के प्रमुख आयाम है। आप सत्यनिष्ठ रहेंगे तो सत्य बोलेंगे, नैतिक साहस होगा यानी सही के साइड खड़े होंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और विश्वसनीयता होगी। ठीक है, तो ये प्रमुख आयाम होते हैं, तो वो इसमें तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे लोक सेवा में सत्यनिष्ठता का क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग में जो सिखाया गया, आप जो बोल रहे हैं और आप वही कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। मतलब सत्यनिष्ठा रिश्वतखोरी, पक्षपात, शक्ति के दुरुपयोग को रोकती है। अब इसमें आप सत्येंद्र दुबे का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इन्होंने NHI के जो था यहाँ पर, ठीक है, उन योजनाओं में भ्रष्टाचार को उजागर किया, और यह उनके इंटीग्रिटी होने का एग्जाम्पल है। फिर सार्वजनिक संसाधनों, मतलब जो पब्लिक फंड है उसका उचित तरीके से उपयोग सुनिश्चित होता है। इसी संदर्भ में कहा गया सत्यनिष्ठा सही कार्य करना है तब जब कोई देख न रहा हो। सीधा सा मतलब है कि आपको ईमानदारी पूर्वक काम उस टाइम भी करना है जिस टाइम आपको कोई देख ना रहा हो। मतलब जैसे कि सड़क में बहुत लोग हैं, मान के चलिए 100 लोग हैं। अब इसमें क्या होता है कि 100 लोग हैं, इसमें कोई बुजुर्ग गिर गया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दिखावे के चक्कर में जाएंगे और उन्हें, इस बुजुर्ग को उठाएंगे और उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, यही बुजुर्ग अगर रात को गिरते हैं या इस सड़क में वो 100 लोग नहीं होते हैं, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर आपका हर टाइम सेम रिएक्शन होता है, किसी के दिखावे पर आप कोई काम नहीं करते हैं, तो दरअसल वो आपकी इंटीग्रिटी है। उदाहरण के लिए कोविड था, ठीक है, कोविड में किसी एक मिडिल क्लास के, मतलब सभी लोग ये कर रहे थे अमूमन, 10 आटा का पैकेट लिया और उस 10 आटा पैकेट को 100 लोगों को दिया। उन 100 लोगों के साथ 1000 सेल्फीज़ ली और उन 1000 सेल्फीज़ को इंस्टा, फेसबुक और अदर जगह 10,000 बार पोस्ट किया। तो मतलब आप जो कर रहे हैं भलाई का काम, वो आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, आपका पर्पस भलाई नहीं है। तो सेम वही है कि अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी है, ठीक है, तो आप सार्वजनिक संसाधनों का उचित प्रयोग करेंगे, ठीक है, नागरिकों की उचित रक्षा करेंगे, भलाई, करुणा, फिलेंथ्रॉपी, ये सारे जब काम करेंगे तो आप उसको कहीं जग जाहिर नहीं करेंगे। इसी तंत्र में कहा जाता है कि जब आपका लेफ्ट हैंड किसी की मदद कर रहा होता है, तो ये बात आपके राइट हैंड को नहीं पता होनी चाहिए। ठीक है, खैर, तीसरा, नागरिकों में विश्वास बनेगा। ठीक है, SR शंकरन का आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। सत्यनिष्ठता है आपके अंदर तो पारदर्शिता इससे सुनिश्चित होती है, जवाबदेहिता, आप अकाउंटेबल होते हैं अपनी पोस्ट के लिए, जनता आपसे सवाल पूछती है तो उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये आपकी जवाबदेहिता है कि आपकी जो पद है आप उसकी गरिमा बनाए रखें और उसकी जिम्मेदारी को पूरा करें। तो आप जनता के पूछे गए सवालों का जवाब भी करते हैं, निष्पक्ष होकर काम करते हैं, यानी आप किसी राजनेता के बहकावे में या दबाव में नहीं आते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं सुशासन सुनिश्चित करती हैं। TN सेशन, चुनाव सुधार, जिन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एकदम राजनीति से हटकर, मतलब किसी एक पक्ष या एक दल पर उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं लागू किया, बल्कि वो सभी राजनीतिक दलों के लिए बराबर था, समान था। तो ये चीज़ है। प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग की रोकथाम, ठीक है, मतलब आपके अंदर सत्यनिष्ठता है तो आप बाबू बन के नहीं रहेंगे, कलेक्टर बाबू, ठीक है, बल्कि आप जनता के सेवक बन के काम करेंगे। ठीक है, और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। मतलब संविधान अगर बात कर रहा है सामाजिक न्याय की,
आर्थिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की, बात कर रहा है कि व्यक्ति की गरिमा की, अभिव्यक्ति की, आज़ादी की, तो आपके अंदर सत्यनिष्ठता है तो आप इन सारे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेंगे, जनता की रक्षा करेंगे और निष्पक्ष और जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर काम करेंगे और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेंगे। तो इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने बोला था, सत्यनिष्ठता चरित्र की आत्मा है। ठीक है, तो अब बात आती है सत्यनिष्ठता कितनी प्रकार की होती है। तो इसमें जैसे आ जाएगा कि आपकी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठता आपके निजी जीवन पर, कि आप अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी XYZ, आप इनके प्रति कितने लॉयल हैं, आप इनके प्रति कितने ईमानदार हैं, आप इनके प्रति कितने उत्तरदायी हैं, आप कितने जवाबदेही हैं इनके प्रति। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनी निजी ज़िंदगी में, निजी जीवन के नैतिक मूल्यों में आप शामिल करते हैं, निजी जीवन के मतलब आप निजी जीवन में आप मान के चलिए अपने पेरेंट्स के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में अच्छे विचार हैं, आपके पेरेंट्स के बारे में, ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं, प्लस आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मदर्स डे वाले दिन आपने सिर्फ हैप्पी मदर्स डे का आपने स्टेटस लगा दिया, हैप्पी फादर्स डे का स्टेटस लगा दिया, और जब वो पीड़ित हैं, जब आपको ज़रूरत है तो आप उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप निजी जीवन में सत्यनिष्ठ नहीं है। इसी तरीके से पेशेवर सत्यनिष्ठता, तो पेशेवर सत्यनिष्ठता तो हमने यहाँ देख ही लिया, ये सारे पॉइंट्स पेशेवर ही हैं। ठीक है, मतलब कार्यस्थल पर ईमानदार आचरण। फिर संस्थागत, तो संस्थागत का मतलब कि जिस भी बॉडी, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन की कार्य प्रणाली, नीति निर्माण, नीति निष्पादन, वो संस्था जिस भी प्रकार की सेवा या वस्तु का उत्पादन कर रही है, इन सारी जगहों में कितना निष्पक्ष, जवाबदेही, उत्तरदायी, पारदर्शी होकर काम किया जा रहा है, तो ये संस्थागत सत्यनिष्ठता कहलाती है। नैतिक सत्यनिष्ठता यानी आप कितना नैतिक मूल्यों, हम पिछली 4 क्लास में कम से कम 20 से 25 नैतिक मूल्यों की बात कर चुके हैं, तो आप कितना नैतिक मूल्यों के प्रति इंटीग्रिटी है, कि मान लो आप बोल तो रहे हो कि करुणा की भावना होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जब आप ऑफिस से 5 बजे अपने घर की तरफ जा रहे हो और रास्ते में कोई बुजुर्ग आपकी गाड़ी से टकरा जाता है, तो आप बोलते हो कि यार कौन लफड़े में फंसेगा, मैं सीधे घर चला जाता हूँ, और आप उस बुजुर्ग को उठाते तक नहीं हो। लेकिन पूरे टाइम अपने ऑफिस में आप ये लेक्चर मारते रहे हो कि बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, मेरे अंदर तो बहुत कंपैशन है, बहुत सहानुभूति, समानुभूति है। तो अगर इस तरीके का है दुविधा वाली चीज़, तो आप नैतिक जीवन में सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते। तो ये नैतिक मूल्यों की सत्यनिष्ठता, संस्था के स्तर पर सत्यनिष्ठता, पेशेवर जीवन में सत्यनिष्ठता और निजी जीवन पे, ये तो सत्यनिष्ठता के कुछ प्रकार हैं। तो हमने आज सत्यनिष्ठता के बारे में विस्तार से देखा, एप्टीट्यूड के बारे में देखा, और तो कुल मिला के इस तीसरे टॉपिक के इस मेन हेडिंग को हमने आज ढंग से देखा और इस एक मोरल वैल्यू को देखा। अब जो हमारा बच्चा है वो 3 कीवर्ड्स यहाँ पर है, एक ये और 3 यहाँ, मतलब इसमें लगभग इस टॉपिक का 60% हिस्सा बाकी है, 40% हिस्सा हमने आज कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये 60% हिस्सा कल की क्लास में होगा। कुछ चीज़ें अगर बच जाती हैं इसमें तो उसको हम परसों भी कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि एक ही क्लास में, मतलब 2 क्लास में एक टॉपिक, जैसा मैंने शुरू में बोला था कि 2 क्लास में एक टॉपिक ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। तो 50% हमने लगभग 40-50% आज किया है, 50-40 हम कल कर लेंगे। बचे हुए अगले 2 दिनों में ये जाएगा। आप देख ही रहे होंगे कि हम बहुत सारी कोटेशन साथ ही साथ लेके चल रहे हैं, तो हमें इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम नोट्स लेकर बैठेंगे और थोड़ा स्पीड में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हर क्लास में हम लोग 15 से 20 मोरल थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर 2 दिन के आसपास इसमें लगेगा, 3 दिन इसमें लग सकता है, थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, और 2 दिन इसमें। तो अगले 1 से
1 वीक या 10 दिनों में आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम PYQ पर 1-2 बार 1 या 2 क्लासेस में डिस्कशन कर लेंगे। हालांकि PYQ हम साथ ही साथ देख रहे हैं, जैसे कल की क्लास में हमने इस टॉपिक से जो PYQ आए थे उसको हमने देखा था। अगर ये टाइम से कल ख़त्म होता है तो हम इसके भी PYQ देखेंगे। तो खैर आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, मेरा एफर्ट्स, मैंने जो मेहनत की है वो अगर आपको समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि आगे जो भी इस तरीके के मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, आपके सिलेबस से जुड़ी हुई वीडियोस ला रहा हूँ तो आपको कंटिन्यू